चलिए फिर अब जनपद रुद्रप्रयाग पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी अभी हमने डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर पढ़ा था, बहुत छोटा सा कंटेंट था, उतना ही छोटा या उससे भी छोटा कहें कि रुद्रप्रयाग का कंटेंट। ठीक है, देखिए रुद्रप्रयाग को पहले हम भौगोलिक स्थिति के अनुसार जान लेते हैं, कहाँ पर है, क्या क्या इससे लगता है। तो देखिए ये आपको रुद्रप्रयाग दिख रहा होगा आपके इस स्क्रीन में, देखिए अच्छे से। तो ये वॉलेट कलर का रुद्रप्रयाग है आपका उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली और पौड़ी गढ़वाल के बीच में। फिर से जैसे बागेश्वर था आपका, रुद्रप्रयाग में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमाएं नहीं लगती हैं। जिलों की अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है, उनको प्लीज आप लोग अलग से याद करिएगा। इसके उत्तर में उत्तरकाशी है, तो इसके उत्तर में चमोली भी है। इसके पश्चिम में टिहरी गढ़वाल है, तो उसके पूरब में चमोली ही है। दक्षिण में इसके पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, तो आई थिंक आपने देख लिया होगा। देखो कोई भी भूगोल पढ़ने के लिए आपको पहले थोड़ा सा मैप देखना जरूरी होता है, उसके बाद आपको कई सारी चीजें और क्लियर हो जाती हैं, है ना। क्योंकि अब अगर आप सिर्फ कंटेंट से रटते हैं कि रुद्रप्रयाग के उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं रटते हैं, एग्जाम में जाते हैं और आपको आपने मैप देखा हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इमेज आपके माइंड में रहेगी और आप चाहे तो वहां पर पेंसिल से एक मैप बना भी सकते हैं। ठीक है, कि उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है। ओके, तो चलिए जनपद रुद्रप्रयाग, नामकरण कैसे हुआ है इसका, तो भगवान शंकर द्वारा महर्षि नारद को यहीं पर संगीत की शिक्षा दी गई थी, ऐसी मान्यता है। रुद्र हिमालय का प्रवेश द्वार इसको माना जाता है। ठीक है, और एकमात्र प्रयाग है जो शिव से संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि आपने जब चमोली पढ़ा था तो वहां पर बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ किसका है? नारायण का है। ठीक है, और केदारनाथ किसका है? आपका शिव का है। जो हमारे मुख्य रूप से चार धाम है हिंदुओं के, वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुरी और रामेश्वरम, जगन्नाथ आदि ये है ना। ठीक है, तो जानकारी होगी आप लोगों को या नहीं है? अब मुख्यालय कहाँ है इसका, तो रुद्रप्रयाग में है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक देखा कि बहुत मुश्किल से चमोली ही था जिसका मुख्यालय कहाँ है, गोपेश्वर था। बाकी सारे जो जिले हैं उनका मुख्यालय अपने ही नाम के शहर में है। पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, बता चुका हूँ आप लोगों को मैं। आगे बढ़ते हैं हम सीधा। देखिए तहसीलें यहाँ पर चार ही हैं मात्र, मैंने फिर से बोला कि छोटा सा जिला है, ज्यादा बड़ा नहीं है। रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, वासुकेदार वसुकेदार और जखोली, ये चार तहसीलें हैं। ऊखीमठ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ऊखीमठ में एक मंदिर है ओमकारेश्वर। यहीं पर पंच केदार जो है, जब ये शीतकाल का समय होता है, जब वहां पर यात्रा नहीं हो रही होती है, तो उनकी पूजा ऊखीमठ में ही जो ओमकारेश्वर मंदिर है वहां की जाती है। अभी आएगा आपकी इस कंटेंट में आगे को। लिंगानुपात देखिए बहुत ज्यादा है, 1114, और शिशु लिंगानुपात 905। ये लिंगानुपात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ उत्तराखंड का लिंगानुपात याद रखिएगा आप, बाकी जिलावार ये नहीं पूछेगा आपसे। विधानसभा सीटें मात्र दो ही हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। संक्षिप्त इतिहास देखिए, इसका पुराना नाम क्या था? पुनाड़ था, लिख लीजिएगा, नोट कीजिए। इसका पुराना नाम क्या है? पुनाड़। ठीक है, किसी भी जिले का पुराना नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद 12 जनवरी 1921 में, अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको 1921 की घटना बताई थी कुली बेगार की, कहाँ बताई थी वो? बागेश्वर में, याद है? तो 12 जनवरी, वो 14 जनवरी को थी। 12 जनवरी 1921 को ककोड़ा खाल में बेगार प्रथा विरोधी आंदोलन, जिसका नेतृत्व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, महत्वपूर्ण व्यक्ति है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा यहाँ के, उनके नाम पर रुद्रप्रयाग का एक अगस्त्यमुनि जो शहर है वहां पर महाविद्यालय भी है। ठीक है, ककोड़ा खाल के सफल आंदोलन के चलते डिप्टी कमिश्नर मैसन ने 10 जुला पट्टी की सभी सरकारी सेवाएं बंद करवा दी थी। जिले के केदार घाटी के रविग्राम फाटा, फाटा ये अगस्त्यमुनि से आगे आगे पड़ता है आप लोगों का। ठीक है, निवासी श्री नरेंद्र जमलोकी ने 10 अप्रैल 1956 को फाटा में सर्वोदय मंडल की स्थापना की। ऐसे ही बोल रही है। सर्वोदय मंडल ने हिमालय काष्ठ कला इंस्टीट्यूट फाटा की स्थापना की। ये ये इंपॉर्टेंट है कि हिमालय काष्ठ कला इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फाटा पर है, इसको नोट कर लीजिए आप।
लिख लीजिए। हिमालय काष्ठ कला इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ पर है? देखिए फाटा में है। इसकी स्थापना सर्वोदय मंडल द्वारा की गई है और सर्वोदय मंडल की स्थापना फाटा के निवासी श्री नरेंद्र जमलोकी द्वारा 10 अप्रैल 1956 को की गई थी। 14 मई 1963 में सौड़ी ग्राम में सर्वोदय सेवाश्रम की स्थापना की गई। किसने की? मानसिंह रावत ने। तो इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा। फिर है 1924 में श्री केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय की स्थापना ऊखीमठ में की गई। इसे नोट कर लीजिएगा कि श्री केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? लिखिए श्री केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय ऊखीमठ में स्थित है। और किसने की थी? रावल। रावल कौन होते हैं? जो पुजारी होते हैं ना, ये बद्रीनाथ केदारनाथ इन जगहों के, इनको बोलते हैं रावल। ठीक है, तो रावल नीलकंठ लिंग जी ने की थी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ऊखीमठ में है ये लिखिएगा। केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय कहाँ है? ऊखीमठ में है। हिमालय काष्ठ कला इंस्टीट्यूट या संस्थान कहाँ है? फाटा में है। ऐसे लिखिएगा बस। रुद्रप्रयाग की प्रमुख नदियां, इनमें से महत्वपूर्ण है मंदाकिनी। ठीक है, मुझे भी अवसर मिला है 1 साल मंदाकिनी के किनारे रहने का अगस्त मुनि में। ठीक है, तो मैं यहाँ की काफी सारी बातें आपको बता सकता हूँ जो कि इसमें नहीं भी लिखी हुई होंगी। राइट। इसकी सहायक नदियां निम्नानुसार है। दूध गंगा, ठीक है, मधुगंगा, लस्सन नदी, तोशी नदी, सोन नदी। सोन नदी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा इसको आप। इसे वासुकी नदी भी कहा जाता है और ये वासुकी ताल से निकलती है। ठीक है, लिखिए सोन नदी। यह वासुकी ताल से निकलती है, इसलिए इसे वासुकी नदी भी कहा जाता है। और सोनप्रयाग, जब आप केदारनाथ जाते हैं ना, पड़ता है सोनप्रयाग रास्ते में, तो सोनप्रयाग में सोन नदी का संगम मंदाकिनी के साथ होता है। ठीक है, देखा। इसके बाद रुक्ष गंगा, राशि गंगा, राक्षी नदी। ठीक है, ये आपको आकाश कामिनी नदी, कुसुम गंगा, रावण गंगा, लड़गाड़, हिलाऊ नदी, क्यूजोड़, क्यूजागाड़। इतना सारा याद करोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो 2-3 इंपॉर्टेंट याद कर लेना। देखो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल गया ऊपर आपका। देखो दूध गंगा तो इंपॉर्टेंट है ही आपका। ठीक है, इसके बाद ये सूर्य प्रयाग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्य प्रयाग में क्या क्या होता है? लत्सन नदी जो है वो अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, और कहाँ से निकलती है? त्रिगुजी नारायण। अच्छा, ये भी आएगा अभी आपके मंदिर, त्रिगुजी नारायण मंदिर है ये, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है। तो दूध गंगा, लस्सन नदी, सोन गंगा, है ना, ये याद कर लीजिएगा आप। बाकी पढ़ लीजिए ऊपर ही ऊपर तो ठीक है, वरना याद करने लायक कुछ ऐसा है नहीं। फिर आपका प्रमुख तीर्थ कौन कौन से हैं? देखो केदारनाथ बता दिया मैंने आपको कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देखिए जो जागन्नाथ आपको अल्मोड़ा में पढ़ाया गया था, वो लिखा तो था उसमें ज्योतिर्लिंगों में से एक, बट वो ऐसा है नहीं। आप लोग अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको जागन्नाथ का नाम नहीं दिखाई देगा उसमें। ठीक है, किसी और नाम से वो आप वहां पे देखेंगे। बताया भी था आपको मैंने, तो आपको रिकॉल करना है क्या नाम है वो। ठीक है, जिस नाम से जागन्नाथ और दिखाई देता है। संस्कृत में केदार शब्द का अर्थ होता है सेम या दलदली भूमि अथवा धान की रोपाई वाला खेत। उत्तराखंड का केदारनाथ केदारखंड भाग ऊंची पर्वत श्रेणियों में हिमालय की गोद में फैला हुआ स्कंद पुराण में उल्लिखित है। केदारखंड नाम का सर्वप्रथम उल्लेख अशोक चल्ल के गोपेश्वर लेख में मिलता है। केदारनाथ मंदिर के निकट भृगुपंथ शिखर है, जिसे भृगु महापंथ भी कहा जाता है। ये लिख लीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिखना। केदारनाथ मंदिर के निकट भृगुपंथ शिखर है, भृगुपंथ शिखर है, और यहीं पर शंकराचार्य की समाधि भी स्थापित की गई है। लिख लीजिएगा, केदारनाथ मंदिर में ही या केदारनाथ के प्रांगण में ही शंकराचार्य की समाधि है। यह मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर स्थित है, लिख लीजिएगा। और इसका निर्माण कुछ मत अनुसार नागर शैली में, कुछ के अनुसार हिमाद्री शैली में हुआ है, जबकि डॉक्टर डबराल इसे कत्यूरी शैली का मंदिर बताते हैं। ठीक है, तो कोई एक मत नहीं है कि इसका निर्माण किस शैली में हुआ है, लेकिन क्योंकि दक्षिण से आकर के लोगों ने यहाँ पर इसका निर्माण किया है, क्योंकि किसने स्थापित किया है इसको?
शंकराचार्य ने किया, कहाँ से आए थे, दक्षिण से आए थे, तो डेफिनेटली ये नागर शैली में ही हुआ होगा। ठीक है, आपको मैंने जब इतिहास पढ़ाया था ना संगम काल का, उसमें बताया था ये नागर शैली के बारे में, अगर आपको याद होगा तो। फिर है मंदिर के पीछे अमृत कुंड है, ईवान कोण, शंकराचार्य समाधि मंदिर और भीमशिला भी है। पूर्व दिशा में भैरवशिला मंदिर है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसके सम्मुख अन्नपूर्णा मंदिर दर्शनीय है। ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ। जो लिखवा रहा हूँ वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नहीं लिखवा रहा हूँ उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं स्वेच्छा से। कई बार होता है हमको कि यार हम पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़िए, पढ़ने के लिए आपके लिए मैंने आपके ये पीडीएफ भेजे हुए हैं। इसके निकट उदक कुंड, शिव कुंड, गौरी कुंड, गौरी कुंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। ठीक है, इसका शीतकालीन पूजा स्थल ऊखी मठ, अभी बताया था आपको मैंने, ऊखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर है। ओमकारेश्वर मंदिर लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा ये आगे आएगा दोबारा से। ठीक है, चारों धाम में ये तीसरा धाम है। यहाँ पर, यहाँ श्रावण मास में अन्नकूट तथा या भतूज मेले का आयोजन किया जाता है। देखो यहाँ पर आपने देखा होगा ना, चारों धाम में तीसरा धाम है, तो मान्यता ये होती है कि हमेशा हमको जब धाम यात्रा करते हैं तो हमको क्रमानुसार करनी चाहिए। ठीक है, तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो हम उत्तराखंड के धामों की बात करते हैं। इसके बाद हिमालय महेश्वर, मधमेश्वर भी कहते हैं, सॉरी मध्यमेश्वर भी बोलते हैं इसको हम, या मधमेश्वर भी बोलते हैं। मधमेश्वर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बड़ा अच्छा बुग्याल है, अगर आप जाते हैं तो आपको देखिए देखने को मिलेगा, लेकिन हर समय आप यहाँ नहीं जा सकते हैं। ये 9,700 फीट की ऊंचाई पर है। माना जाता है कि यह शिव की नाभि का मंदिर है। ठीक, और ऊखीमठ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मंदिर के निकट ही हिमालय देवी मंदिर, क्षेत्रपाल मंदिर, बूढ़ा मधवेश्वर मंदिर आदि स्थित है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और इसकी पूजा भी क्या होती है, ओमकारेश्वर में ही की जाती है। मैंने बताया कि आपको पंच प्रयाग जो है, सॉरी पंच प्रयाग नहीं, पंच केदार जो है वो सबके सब क्या होते हैं, ओमकारेश्वर में लाए जाते हैं, वहीं इनकी पूजा होती है। कब, जब यात्रा नहीं चल रही होती है। तो आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना। फिर देखिए तुंगनाथ। ठीक है, हाँ, तुंगनाथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ऊंचा मंदिर भी माना जाता है। पंच केदारों में तीसरा केदार है, यह शिव के हाथों की पूजा होती है। मध्यमेश्वर में क्या, देखो मध्य बोला ना, मध्य मतलब बीच में, बीच में क्या होता है, इंसान की नाभि होती है, तो वहां नाभि की पूजा होती है। ठीक है, तुंगनाथ में क्या होता है कि शिव के हाथों की पूजा होती है। फिर तुंगनाथ पहाड़ी से 3 धाराएं निकलती हैं जिससे अक्षकामिनी नदी बनती है। ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। अक्षकामिनी नदी ऊपर बताया था आपको मैंने ना, कहाँ से निकलती है, तुंगनाथ से निकलती है, ये पूछा सकता है आपसे। मक्कानाथ गांव के स्थानीय ब्राह्मण मैथाणी पुजारी हैं, और तारा पर्वत पर स्थित है ये। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए आप, लिख लीजिएगा। पहले तो लिखिएगा कि आप अक्षकामिनी नदी तुंगनाथ से ही निकलती है। फिर लिखिएगा यह तारा पर्वत पर स्थित है, लिखिए। मंदिर के निकट चित्रशिला, चंद्रशिला पर्वत है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको। और यहाँ निकट में ही रावण शिला भी है, मान्यता है कि रावण ने यहाँ शिव की तपस्या की। शीतकालीन पूजा स्थल मक्कू मठ या मार्कंडेय मंदिर होता है। ठीक है, इसका शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ है, मार्कंडेय मंदिर या मक्कू मठ, इसका ऊखी मठ में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ है, अभी बताया है आपको मैंने, ऊखी मठ में है, और काफी अच्छा मंदिर है अगर आप जाते हैं यहाँ पर तो। क्योंकि हम जब गए थे तो फरवरी में गए थे यहाँ, तो मुझे याद है, तो उसमें सारे ही केदारों की पूजा हमने कर ली थी आसानी से। तो ये बहुत अच्छी जगह है, अगर कभी किसी को एक साथ पांचों पंच केदारों की पूजा करनी है तो ओमकारेश्वर जाकर के आराम से कर सकता है। ठीक है, वरना तो उतनी दूर दूर चलना पड़ेगा। वाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थल भी माना जाता है, ये भी है, यहाँ पर मंडप भी बना हुआ है, बल्कि अगर आप जाएंगे तो ना। ठीक है, पूरा, तो वाणासुर की पुत्री और अनिरुद्ध का विवाह स्थल माना जाता है इसको। केदारनाथ और मधुमेश्वर का शीतकालीन पूजा स्थल है। फिर है कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव कहाँ है, ये भी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग संगम से 3 किलोमीटर पूर्व में अलकनंदा तट पर ये कोटेश्वर महादेव तीर्थ स्थित है। लिख लीजिएगा, कोटेश्वर तीर्थ अलकनंदा के तट पर, रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। ये पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक सदानीरा गुफा के भीतर करोड़ों शिवलिंग हैं। गुप्त काशी,
गुप्तकाशी मंदिर भी है और स्थान भी है। गुप्तकाशी भगवान विश्वनाथ की नगरी, गुप्तकाशी भगवान शिव की लीला स्थली है। ठीक है। यह नागर शैली में बना मंदिर है जो वाराणसी विश्वनाथ एवं उत्तरकाशी विश्वनाथ के समान ही है। एक विश्वनाथ मंदिर आपने पढ़ा था कहाँ? उत्तरकाशी में, है ना? एक आपका है कहाँ? वाराणसी में। तो यहाँ पर भी गुप्तकाशी में भी एक विश्वनाथ मंदिर बनाया गया है। काफी मान्यता है इसकी और ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ से दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी दर्शन करने होते हैं। अब हालांकि ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, इस पर क्या तथ्य है कोई नहीं कह सकता। ठीक। मंदिर के समीप ही अर्धनारीश्वर मंदिर भी है जो कि कत्यूरियों शैली में बनाया गया है। विश्वनाथ मंदिर के सामने मणिकर्णिका का विशाल जलकुंड है। अच्छा, ये याद रखना है आपको, मणिकर्णिका का विशाल जलकुंड कहाँ है? विश्वनाथ मंदिर यानी कि गुप्तकाशी के पास है। ठीक है, गुप्तकाशी के पास है। तो याद क्या रखना, मैं बता रहा था कि अगर प्रश्न ये आता है कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी गुप्तकाशी, तो उत्तरकाशी उसका आंसर है। हाँ, गुप्तकाशी का जो विश्वनाथ मंदिर है उसकी तुलना आप उस उत्तरकाशी वाले मंदिर से नहीं कर सकते हैं। तो उत्तरकाशी, अगर प्रश्न आएगा कि विश्वनाथ मंदिर, उत्तराखंड का विश्वनाथ मंदिर जिसको उत्तरी काशी भी कहा जाता है, वो कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी में है। ठीक है, जो कि बिल्कुल वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के नाम पर ही बनाया गया है। मखू मठ, यहाँ स्थापित तुंगनाथ मंदिर पांडव कालीन माना जाता है। ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बसु केदार, यहाँ नागर शैली में बने 22 मंदिरों का समूह है। ये लिख लीजिएगा आप, 22 मंदिरों का समूह बसु केदार। बसु 22, बसु 22। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए इसको। फलेश्वर तुंगनाथ, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है आपका कैलाश महादेव। ठीक है, ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछा है आपसे। रच्च महादेव, कालीमठ, कालीमठ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ये भी एक शक्तिपीठ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बागेश्वर पढ़ाते हुए बता भी रहा था ना आपको मैं कालीमठ का नाम, तो ये कालीमठ वही है। ये कालीमठ जो मंदिर है, इससे 5 किलोमीटर ऊंचाई पहाड़ी पे जाकर के कालशिला भी पड़ती है। ठीक है, यहाँ भी गया हूँ मैं, तो बता सकता हूँ आपको आसानी से। ठीक है, ये कालशिला पड़ती है और ये काफी मतलब हाइट पर है। तो काली माँ का मंदिर है ये, और ये ऐसा माना जाता है कि कालिदास का भी निवास स्थल रहा है यहाँ। ठीक है, कालीमठ में। तो माँ शक्ति के शक्तिपीठों में से एक है माँ काली का रक्तवर्णी मंदिर भी है यहाँ पर। माना जाता है कि इस मंदिर में शुंभ निशुंभ और रक्तबीज की हत्या की गई थी। यहीं से माँ धारी देवी की कहानी भी जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर है हरियाली देवी, जसौली गांव में यह मंदिर हरि पर्वत या हरियाली कांठा में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चंद्र कल्याणी भगवती राकेश्वरी, नहीं है इम्पोर्टेंट इतना। रणमणि, फिर है ललिता देवी, बौद्ध स्तूप नाला, ये देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि विशेष चीजें होती है, तो जैसे बौद्ध स्तूप है, जैन संबंधी कोई चीज है, तो उसको आप याद कर ले। ठीक है ना? जैसे माना कि बौद्धों के निवास स्थल में एक कोई मंदिर होगा तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हमारे निवास स्थल में जहां पर सब मंदिर ही मंदिर होते हैं, बौद्ध मठ नहीं होते, एक मठ आ जाएगा तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लीजिए इसको। सिरकटा गणेश मंदिर, भीरी का भीमसेन मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। यज्ञ पर्वत पर लिख लीजिएगा त्रिगुणी नारायण मंदिर, त्रिगुणी नारायण मंदिर पर्वत पर 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कार्तिकेय स्वामी मंदिर, अगस्त मुनि भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगस्त मुनि तो आप जानते ही हैं। ठीक है, दक्षिण के सबसे महान मुनि माने जाते हैं, जिन्होंने जो राम और जो क्या कहते हैं उसको, रावण के बीच युद्ध था, उसमें राम को एक मंत्र जाप भी करवाया था जिससे कि राम की विजय जो है वो सुनिश्चित हो सके। क्या बोलते हैं उस जाप को, हम बताइएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, आदित्य श्लोक, आदित्य हृदय श्लोक बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो, वैसे आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा वो। आदित्य हृदय श्लोक अगस्त मुनि द्वारा रामायण में राम और रावण के युद्ध के दौरान गाया गया था। ठीक है, जाक देवता मंदिर, रणजीत महाराज मंदिर, पिल्लू कर्मजीत मंदिर और बाणासुर गढ़ मंदिर। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं। देखो, मंदिर तो काफी हैं इस रुद्रप्रयाग में, तो आप सब देख सकते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। जो मैंने बोले हैं वो तो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बुग्याल हैं यहाँ पर। देखो, बूढ़ा मधवेश्वर बुग्याल है, तुंगनाथ बुग्याल है, बरमी बुग्याल है,
चोपता बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी को, और गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को। ठीक है, कर लीजिएगा याद इसको। प्रमुख तालें व झीलें देखो, बासुकी ताल बताया था अभी आपको, बासुकी ताल से कौन सी नदी निकलती है आपकी, बताइए, जिसको बासुकी नदी भी कहा जाता है, जल्दी बताओ। सोन नदी। नंदी कुंड, बड़ा बधाड़ी ताल, देवरिया ताल। देवरिया ताल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही बड़ा अच्छा ताल है। ये भी मतलब रोड से करीबन काफी ऊपर जाकर के फिर एक ताल पड़ता है। आप मतलब ये ताल देख करके आश्चर्यचकित हो सकते हो कि इतनी हाइट में भी कोई ताल है ना। तो देवरिया ताल 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ताल है, और ऐसा माना जाता है कि ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल है। ठीक है, ठीक है। तो सर उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल है, वैसे भारत का ही माना जाता है, लेकिन अभी लिखा हुआ है इसमें कि यहाँ पर यह भी जान लेना चाहिए कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल चोलामू ताल है। ठीक है, लिख लीजिएगा, चोलामू। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल चोलामू। और एक बार नेट पे सर्च कर भी लीजिएगा, हाँ, कि चोलामू सबसे ऊंचा है या फिर कोई और ताल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चौराबाड़ी गांधी सरोवर। चौराबाड़ी ताल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आई थी वो आपदा जो केदारनाथ वाली आई थी। ठीक है ना। 16 जून 2013 में आई केदारनाथ आपदा का प्रमुख कारण यही झील थी। तो चौराबाड़ी या गांधी सरोवर, यहीं से मंदाकिनी निकलती है। इसके बाद जिले के प्रमुख मेले देखिए आप, कुछ खास मेले तो लगते नहीं यहाँ पर, तो ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ रहेगा नहीं, तो पढ़ लीजिएगा इसको आप। वैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई बहुत खास मेला नहीं लगता है यहाँ पर। विविध तथ्य देखिए, पांडव नृत्य ये इंपॉर्टेंट है यहाँ का, हाँ। पांडव नृत्य, जहाँ पर कौरव पांडवों के संबंध की जो जीवनी होती है वो पूरी दर्शाई जाती है नृत्य के माध्यम से। इसके बाद बाकी कोई नृत्य इतने इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर। इसके जो प्रसिद्ध व्यक्ति हो देखिए, चंद्र कुमार बर्तवाल। ठीक है, इन्हें हिंदी का कालिदास कहा था, लिख लीजिएगा। आवाज आ रही है आप लोगों तक मेरी? चंद्र कुमार बर्तवाल, चंद्र कुंवर बर्तवाल, इन्हें हिंदी का कालिदास कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने काफल पाको भी लिखी थी, और इन्हें गढ़वाल का कीट्स। कीट्स कौन है बताओ? जॉन कीट्स अंग्रेजी साहित्य के महान कवि हैं, तो उनके नाम पर इनको गढ़वाल का कीट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, चंद्र कुंवर बर्तवाल कवि हैं, जिन्हें हिंदी का कालिदास कहा जाता है, और इनकी रचना है काफल पाको, और इन्हें गढ़वाल का कीट्स भी कहा जाता है। कीट्स मतलब कीड़ा मकोड़ा मत समझना, हाँ, वो जॉन कीट्स एक कवि है, उसके नाम पर है। कवि रत्न डॉक्टर श्री कृष्ण सेमवाल। ठीक। हिमानी शिवपुरी, गंगाधर मैठाणी, तो इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अच्छा, आप लोग स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रश्न आपसे है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कि मतलब संस्तुति किसके द्वारा दी गई थी, तो विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा दी गई थी। अब है रमाकांत बेंजवाल, हरिदत्त बेंजवाल, उमाशंकर सतीश, अनिल जोशी, और फिर जगत सिंह चौधरी। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। और कोई यहाँ से ऐसी कोई खास पत्रिका वगैरह तो निकलती है नहीं, तो वो इसमें नहीं है। तो ये हमारा रुद्रप्रयाग का जो डिस्कशन था वो पूरा होता है। अब आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि 5 मिनट आप इस पीडीएफ को देखें, पढ़े। इसके बाद हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं हरिद्वार पढ़ने के लिए? यस सर बोल रहे हो? पूछूं 4-5 क्वेश्चन पिछले वाले जो पढ़ा रखे हैं? हम्म, चलिए पढ़िए पहले आप लोग, ये हरिद्वार पढ़िए 5 मिनट, फिर उसके बाद हम हरिद्वार पढ़ते हैं।